स्टूडेंट्स। तो पिछली क्लास में हमने किया था ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। आज हम करेंगे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होता है? इट मीन्स टू डेलीगेट सम वर्क टू सम अदर पर्सन। अ सिंगल इंडिविजुअल और ए पर्सन कैन नॉट परफॉर्म ऑल टास्क ऑन हिज ऑन। एक सिंगल पर्सन जो होता है वो सारे टास्क खुद से परफॉर्म नहीं कर सकता, उसे किसी दूसरे पर्सन की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसलिए वो क्या करता है, अपना कुछ वर्क डेलीगेट कर देता है किसी दूसरे पर्सन को। इसी को ही हम कहते हैं डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी। हम इसका एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्कूल का एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम आपके। देखो, स्कूल में जो आपके प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है, वो सारे टास्क खुद से परफॉर्म नहीं कर सकते, इसीलिए वो क्या करते हैं, वाइस प्रिंसिपल को अपॉइंट करते हैं। ऐसे ही जो वाइस प्रिंसिपल है वो क्या करता है, हर एक क्लास का हेड बना देता है, हेड ऑफ़ दी क्लास। ऐसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में जब एक मैनेजर का वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो अपना कुछ वर्क किसी दूसरे पर्सन को, अपने सबॉर्डिनेट्स को डेलीगेट कर देता है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी। अब हम इसका मीनिंग देखते हैं। इट मीन्स असाइनिंग वर्क टू अदर्स एंड गिविंग देम ऑथोरिटी टू डू इट। दूसरे पर्सन को वर्क असाइन करना और उनको ऑथोरिटी देना, यानी कि पावर देना कि वो पूरे अधिकार से, पूरे हक से उस काम को कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल एक फाइनेंस मैनेजर है। फाइनेंस मैनेजर क्या करता है, अपने जो छोटे मोटे काम हैं जैसे कि अकाउंट्स को मेंटेन करना, डाटा को कलेक्ट करना, वो क्या करता है, अपने सबॉर्डिनेट्स को दे देता है। और जो मेन इश्यूज़ हैं जैसे फाइनेंस को अरेंज करना, फाइनेंस को मैनेज करना, वो सारे काम वो खुद करता है। तो इससे क्या होगा, इससे वो मेन जो काम है उस पर फोकस कर सकेगा। ठीक है, तो यही बेनिफिट होता है डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी का। तो अब हम करेंगे प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी। सो द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी इज़ असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो, जो फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स द ऑब्लिगेशन, कर्तव्य उस काम को करने का। जब किसी पर्सन को कोई ड्यूटी असाइन की जाती है तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उस काम को अच्छे से पूरा करे। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है दैट इज़ ग्रांटिंग ऑथोरिटी। ऑथोरिटी मीन्स अधिकार, द पावर टू टेक डिसीजंस। ठीक है, तो जब किसी पर्सन को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की जाती है तो उसको ऑथोरिटी ग्रांट करना बहुत ज़रूरी है। अगर ऑथोरिटी ग्रांट नहीं की जाती है तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करना मीनिंगलेस है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक चीफ मैनेजर परचेज़ डिपार्टमेंट के परचेज़ मैनेजर को ड्यूटी असाइन करता है। ठीक है, तो वो उसको ऑथोरिटी भी ग्रांट करता है, लाइक परचेज़ ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉकिंग ऑफ इन्वेंट्री एंड डिवीजन ऑफ वर्क अमंग हिज सबॉर्डिनेट्स। तो ऑथोरिटी ग्रांट करने के बाद जो परचेज़ मैनेजर है उसके पास ऑथोरिटी आ जाती है, उसके पास पावर आ जाती है कि वो अपने सबॉर्डिनेट के ऊपर कमांड कर सकता है, उसे अधिकार मिल जाता है। अब जैसे मैं आपकी क्लास में एक मॉनिटर को अपॉइंट करती हूँ तो मॉनिटर के पास पावर आ जाती है कि इन द अब्सेंस ऑफ टीचर वो क्या कर सकता है, पूरी क्लास को चुप करा सकता है। अगर कोई बच्चा शोर करता है तो उसका नाम बोर्ड पे लिख सकता है, तो उसके पास पावर आ जाती है। उसके बाद ऑथोरिटी ग्रांट करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है दैट इज़ फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मीन्स द आंसरेबिलिटी। इट मीन्स द जस्टिफिकेशन डिमांडेड बाय द सुपीरियर फॉर देयर वर्क परफॉर्मेंस एंड एवरी सबॉर्डिनेट इज़ जस्ट अकाउंटेबल टू दैट ऑफिसर हु डेलीगेट्स ऑथोरिटी टू हिम। हर एक सबॉर्डिनेट सिर्फ उसी ऑफिसर को अकाउंटेबल होगा जिसने उसको ऑथोरिटी डेलीगेट की है। तो ये था इसका प्रोसेस। इसके जो एलिमेंट्स हैं वो भी बिल्कुल ऐसे ही हैं जो कि आपको खुद ही पढ़ने हैं, और अगर कुछ उसमें डाउट आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। देखो, अब एक क्वेश्चन ये आता है, कैन अकाउंटेबिलिटी बी डेलीगेटेड? तो इसका आंसर क्या होगा, नो। देखो, अकाउंटेबिलिटी हमने अभी पढ़ा था। अकाउंटेबिलिटी का मीन्स क्या होता है, आंसरेबिलिटी। जब किसी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की जाती है तो उससे ये जवाब भी मांगा जाता है कि क्या आपने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा किया है, तो वही अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है। तो क्या अकाउंटेबिलिटी को डेलीगेट कर सकते हैं? इसका आंसर क्या होगा, नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल ए ने बी को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की। ए ने बी को रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की कि आपको एक फ़ाइल कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो बी ने वो क्या किया, बी ने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सी को असाइन कर दी कि ये जो फ़ाइल है ये आप कंप्लीट करके मुझे दे देना।
तो अब ए जो है वो बी से जवाब मांगने जाता है कि मैंने आपको एक फ़ाइल दी थी कंप्लीट करने के लिए, क्या आपने वो फ़ाइल कंप्लीट कर ली है? तो बी ए को कहता है कि मैंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सी को दे दी, ठीक है, तो आप सी से जवाब मांगो। तो क्या बी ऐसा कर सकता है? नहीं, ए जो है वो बी से ही जवाब मांगेगा कि मैंने तो आपको ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो मैं तो आपसे ही जवाब मांगूंगा। वो सी के पास थोड़ी जाएगा कि बी ने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी फ़ाइल कंप्लीट करने की, तो मुझे उसका जवाब दो। तो ए जो है वो बी को रिस्पॉन्सिबिलिटी जब कोई असाइन करेगा तो वो बी से ही जवाब मांगेगा। तो इन कंक्लूजन हम ये कह सकते हैं कि अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड। रिस्पॉन्सिबिलिटी को तो डेलीगेट किया जा सकता है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी को डेलीगेट नहीं किया जा सकता। तो अब हम करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी। डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी के क्या फ़ायदे हैं, क्यों इम्पोर्टेंट है एक ऑर्गेनाइजेशन में? सो फर्स्ट वन इज़ इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट। देखो इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट जो इसमें क्या होता है, एक जो मैनेजर होता है वो जो छोटे मोटे काम हैं वो अपने सबॉर्डिनेट को डेलीगेट कर देता है और जो मेन इश्यूज़ हैं उसके ऊपर फोकस करता है। जैसे हमने इसका एक एग्जांपल लिया था, एक फाइनेंस मैनेजर है वो क्या करता है, जो छोटे मोटे काम हैं जैसे कि डाटा को कलेक्ट करना, अकाउंट्स मेंटेन करना, वो अपने सबॉर्डिनेट को डेलीगेट कर देता है। और जो मेन इश्यूज़ हैं फाइनेंस को अरेंज करना, उसकी प्लानिंग करना, जो मेन काम है उनके ऊपर फोकस करता है। तो इससे क्या होता है, इससे इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट होता है, वो मैनेजरियल एरियाज़ के ऊपर अच्छे से फोकस कर पाएगा। उसके बाद सेकंड वन इज़ एम्प्लॉय डेवलपमेंट। अब देखो एम्प्लॉय को जब कोई नया काम मिलता है, ठीक है, तो वो उसको एक चैलेंजिंग वे में लेता है। उससे उसको कुछ नया सीखने को मिलता है जिससे उसका मेंटल ग्रोथ होता है, और मेंटल ग्रोथ होगा तो उसका डेवलपमेंट होगा, और जब एक एम्प्लॉय का डेवलपमेंट होगा तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज़ मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। अब एम्प्लॉयज़ को जब कुछ काम मिलेगा, जब उसे पावर मिलेगी टू टेक डिसीजन, जब उसे कुछ अथॉरिटी मिलेगी, तो वो क्या होगा, मोटिवेट होगा, वो और अच्छे से काम कर पाएगा। वो समझेगा कि मेरी कुछ इम्पोर्टेंस है ऑर्गेनाइजेशन में, वो अपने आप को एक महत्वपूर्ण एलिमेंट समझने लगेगा ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। तो इससे वो मोटिवेट होगा और अच्छे से काम कर पाएगा ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद नेक्स्ट है फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ। देखो इससे क्या होता है, इससे सिर्फ एक एम्प्लॉय का डेवलपमेंट नहीं होता, सिर्फ एक एम्प्लॉय की मेंटल ग्रोथ नहीं होती, बल्कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट होता है। जब एक एम्प्लॉय को कुछ काम मिलेगा, जब उसे अथॉरिटी मिलेगी, तो वो अच्छे से काम कर पाएगा, और जब एक एम्प्लॉय अच्छे से काम कर पाएगा तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं वो ईज़िली अचीव हो पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज़ बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। देखो मैनेजमेंट हायरार्की में क्या होता है, वर्क को डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है, और हर एक के, जैसे परचेज़ मैनेजर है, परचेज़ मैनेजर के नीचे क्या होंगे, उसके सबऑर्डिनेट्स होंगे। प्रोडक्शन मैनेजर है, प्रोडक्शन मैनेजर के नीचे उसके सबऑर्डिनेट होंगे। तो जब परचेज़ मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट को कुछ वर्क डेलीगेट करेगा, कुछ अथॉरिटी डेलीगेट करेगा, तो उससे क्या होगा, वो अपने सबऑर्डिनेट को एक सुपीरियर सबऑर्डिनेट का जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होगा, वो अपने सबऑर्डिनेट को और अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएगा। जब वो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा, उसको अथॉरिटी डेलीगेट करेगा, उससे उसकी अकाउंटेबिलिटी मांगेगा, तो उनका जो बॉन्ड है वो और स्ट्रॉन्ग होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज़ द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बेटर कोऑर्डिनेशन। बेटर कोऑर्डिनेशन में भी ये हेल्प करेगा, क्योंकि हर एक एम्प्लॉय को पता है कि उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसे क्या अथॉरिटी मिली है, वो किसके प्रति अकाउंटेबल है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉय का जो कोऑर्डिनेशन है अपने सुपीरियर के साथ वो और बेटर होगा। तो इससे पूरी ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।